हर लड़का चाहता है कि उसकी एक खूबसूरत वाइफ हो, अपना छोटा सा फैमिली हो, और मैं भी हमेशा यही सपना देखा करता था। लेकिन मेरी पूरी जिंदगी अकेलेपन में बीती थी। हर दिन बस काम, थकान और खाली कमरा। फिर एक क्रिसमस की रात सब कुछ बदल गया। मैंने मजाक में सैंटा बने एक आदमी को कुछ पैसे दिए थे, लेकिन शायद किस्मत उसी पल मेरी विश सुन चुकी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरी आंखों के सामने अजीब सी रोशनी फैल गई और ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर किसी दूसरी दुनिया में खींचता चला जा रहा हो। जब मेरी आंख खुली तो सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर अपना माथा पकड़ता हूँ, लेकिन जैसे ही सामने दिखता हूँ मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं खुद को लकड़ी के एक केज के अंदर बंद पाता हूँ और वो केज एक गाड़ी के पीछे घसीटा जा रहा था। चारों तरफ का माहौल किसी पुराने मिडीवल टाइम जैसा दिख रहा था। मेरे शरीर पर सिर्फ अंडरवेयर था। ये देखकर मैं पूरी तरह पैनिक हो जाता हूँ। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया कैसे। मैंने तो बस एक सुंदर वाइफ की विश मांगी थी, लेकिन यहाँ तो मुझे सीधा स्लेव बना दिया गया था। मेरे बगल में एक खुरदुरी दाढ़ी वाला आदमी चुपचाप मुझे घूर रहा था। दूसरी तरफ ब्लॉन्ड बालों वाली एक लड़की बैठी थी, जिसके शरीर पर पुराने घावों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैं इधर उधर बाकी कैदियों को ध्यान से देखता हूँ और तभी मुझे समझ आने लगता है कि मैं सच में किसी खतरनाक दूसरी दुनिया में फंस चुका हूँ। जिज्ञासा में मैं धीरे से बाहर झांकता हूँ और देखता हूँ कि भारी कवच पहने सैनिक उस गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। वे किसी अजीब भाषा में बात कर रहे थे जिसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उस अनजान भाषा और इस पुराने मिडीवल माहौल को जोड़ते हुए मेरे दिमाग में एक डरावना सच साफ होने लगा। मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में आ चुका था। ये सोचते ही मेरा शरीर कांपने लगता है। मैं अपने घुटनों को पकड़कर पिंजरे के फर्श पर सिकुड़कर बैठ जाता हूँ और खुद को संभालने की कोशिश करता हूँ। तभी मेरी नजर कोने में पड़े एक आदमी पर जाती है जो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा शायद वो मर चुका है। मैं धीरे से उसके पास जाता हूँ और उसके कंधे को हल्का सा छूकर मन ही मन माफी मांगता हूँ। फिर उसके कपड़े उतारकर खुद पहन लेता हूँ। आखिर यहाँ जिंदा रहने के लिए शर्म से ज्यादा जरूरी कपड़े थे। थक कर मैं वापस लकड़ी के फर्श पर लेट जाता हूँ और उस सांता की अजीब बात याद करने लगता हूँ जिसने कहा था कि वो मेरी विश पूरी करेगा। छत की तरफ देखते हुए मैं सोचने लगता हूँ कि क्या मैंने कभी सच में खुशी का मतलब समझा भी था। पता ही नहीं चला कितने दिन बीत गए। वो गाड़ी लगातार घने जंगलों के बीच आगे बढ़ती रही और हम सब कैदी बस उसके साथ घसीटे जाते रहे। इसी दौरान मुझे समझ आने लगा कि इस पिंजरे में मौजूद हर इंसान गुलाम है। सैनिक हमें अलग अलग गांवों में ले जाकर बेचने की कोशिश कर रहे थे। इंसानों की जिंदगी यह बस सामान बन चुकी थी। आखिर एक दिन पाले खुलने की आवाज आई और हमें बाहर लाइन में खड़ा कर दिया गया। गांव का मुखिया एक एक करके सबको देखने लगा और जो सबसे ताकतवर और स्वस्थ दिख रहे थे उन्हें चुनने लगा। गुलाम बनकर खड़े होना मेरे लिए अपमान से कम नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद जगी। मुझे लगा मेरी मजबूत काया देखकर कोई मुझे जल्दी खरीद लेगा और कम से कम इस चलती जेल से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरी वो छोटी सी उम्मीद भी जल्द टूट गई। एक गांव के बाद दूसरा गांव, हर जगह मुझे ठुकरा दिया गया। धीरे धीरे मेरे चेहरे से सारी भावनाएं गायब होने लगी। इंसान तब और टूट जाता है जब गुलाम बनने के बाद भी कोई उसे लेने को तैयार ना हो। गाड़ी फिर आगे बढ़ती रही और मैं लकड़ी के फर्श पर पड़ा सोचता रहा कि आखिर मेरी जिंदगी यहाँ तक कैसे पहुंच गई। मुझे माँ की बातें याद आने लगी। वो हमेशा कहती थी कि जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहिए, लेकिन अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आगे जीने का कोई मतलब भी बचा है या नहीं। बचपन का दबाव, अकेलापन और सारी पुरानी यादें मेरे दिमाग पर भारी पड़ने लगी। मैं आंखें कसकर बंद कर लेता हूँ और सोचता हूँ कि क्या मैं ये सब और सह पाऊंगा। तभी फिर सांता की वही बात मेरे दिमाग में गूंजने लगती है। गुस्से और दर्द में मैं उस झूठी खुशी को कोसने लगता हूँ और मन ही मन दोनों दुनियाओं को ठुकरा देता हूँ। मेरे हाथ कसकर बंद हो जाते हैं और मुझे लगता है कि शायद अब मुझे सब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी मेरे अंदर कहीं गहराई में फिर वही सपना जाग उठता है। एक खूबसूरत वाइफ और अपना परिवार बाने का सपना। वही छोटी सी चाहत मुझे टूटने से रोक लेती है। मैं पूरी तरह थक चुका था, लेकिन फिर भी दिल के अंदर हल्की सी शांति महसूस होने लगी। तभी अचानक पिंजरे की सलाखों के बीच से किसी ने ताज़ा रोटी मेरी तरफ बढ़ाई। मैं ऊपर देखता हूँ तो सामने एक खूबसूरत और बेहद शांत औरत खड़ी थी। वो गुलामों को खाना बांट रही थी। उसने बड़ी नरमी से रोटी मेरे हाथों में रखी। उसके पीछे एक छोटी बच्ची उसकी साड़ी के पीछे से झांकते हुए मुझे उत्सुकता से देख रही थी। धूप की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी और कुछ पल के लिए मुझे लगा जैसे इस अंधेरी दुनिया में पहली बार कोई गर्माहट दिखाई दी हो। फिर दृश्य बदलता है
और जंगल के बीच बनी एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। अंदर वही औरत और छोटी बच्ची चुपचाप मेज के पास बैठी थी। बच्ची धीरे धीरे अपना कटोरा पकड़कर खाना खा रही थी। औरत उसे देखकर चिंतित हो जाती है और अपना हिस्सा भी उसकी तरफ बढ़ा देती है ताकि वो और खा सके, लेकिन बच्ची धीरे से मना कर देती है और कहती है कि शायद कोई दूसरा भी भूखा होगा। औरत समझाती है कि वो चाहती है बच्ची पेट भरकर खाए, लेकिन बच्ची फिर भी मना कर देती है। उसकी मासूम दया देखकर औरत का दिल पिघल जाता है और आखिर वो खाना बराबर बांटने के लिए मान जाती है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। गांव का मुखिया अंदर आता है और आदेश देता है कि उस औरत को एक गुलाम को अपना पति बनाना होगा। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुखिया कहता है कि अगले दिन उसे उसके साथ पहाड़ों की तरफ लौटना होगा। उसके जाने के बाद कमरे में डर और तनाव भर जाता है। वो औरत बच्ची को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेती है। उसके मन में भविष्य का डर और अत्याचार की यादें फिर लौट आती हैं, लेकिन वो समझ चुकी थी कि अब भागना संभव नहीं है। सोती हुई बच्ची को देखते हुए वो मन ही मन फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। बच्ची के पुराने दुख और उसकी रोती हुई आवाजें उसके दिमाग में फिर गूंजने लगती है। उसे वो दिन याद आने लगता है जब छोटी सी बच्ची अकेली सहारे के लिए भटक रही थी। उन यादों को सोचते सोचते वो औरत खुद भी अपने दर्द भरे अतीत में खो जाती है। उसे अपना पुराना अतीत याद आने लगता है, कैसे उसके अपने पिता ने पैसों के लिए उसे बेच दिया था। फिर उसे जबरदस्ती एक ऐसे आदमी से शादी करनी पड़ी जिसने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। उसी दिन से उसके दुखों की शुरुआत हुई थी। हर दिन डर, मारपीट और दर्द में गुजरता था, लेकिन जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी तब वही छोटी बच्ची उसके पास आई थी और पहली बार किसी ने उसे अपनेपन से छुआ था। बाद में वो आदमी पहाड़ों में शिकार करने गया और कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि भेड़ियों ने उसे मार डाला। सच कहूं तो उसकी मौत की खबर सुनकर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन उस औरत के लिए यह राहत के साथ नया डर भी लेकर आई, क्योंकि अब उसके पास घर चलाने वाला कोई नहीं था। उस निर्दयी गांव में बिना पति की औरत को लोग बेहद कमजोर और असहाय समझते थे। किस्मत कभी भी उसे फिर किसी मुसीबत में धकेल सकती थी। फिर वर्तमान में वो और छोटी बच्ची हाथ पकड़कर धूप भरे गांव से गुजर रही थी। तभी अचानक बच्ची की नजर सड़क के बीच रखे बड़े लकड़ी के पिंजरे पर पड़ती है और वो उत्साह से उंगली दिखाने लगती है। शायद उसे वो सब किसी तमाशे जैसा लगा था। उस पिंजरे के अंदर कई कैदी बंद थे। औरत बच्ची की तरफ देखकर फिर पिंजरे की तरफ नजर घुमाती है और उन गुलामों की हालत देखकर उसके चेहरे पर दया साफ दिखाई देने लगती है। दोनों धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंचती हैं। तभी पिंजरे के अंदर बैठा मैं उन्हें देखकर अचानक चौंक जाता हूँ। मेरी आंखें फैल जाती है और मैं कुछ पल के लिए वही जड़ होकर रह जाता हूँ। इतने दिनों की बेइज्जती और लगातार ठुकराए जाने के बाद मेरे अंदर बचा हुआ आत्मसम्मान भी लगभग खत्म हो चुका था। मुझे लगने लगा था कि इस दुनिया में मेरी कोई कीमत नहीं है, लेकिन तभी उस औरत की शांत और नरम नजरें मुझ पर टिक जाती है। उसकी आंखों में न डर था न घृणा, बस एक अजीब सी गर्माहट थी जिसे मैंने शायद जिंदगी में पहली बार महसूस किया। वो लोहे की मोटी सलाखों के बीच से मुझे गर्म रोटी पकड़ाती है। उस छोटे से काम में भी इतनी शांति थी कि कुछ पल के लिए यह क्रूर दुनिया दूर लगने लगी। लेकिन तभी गांव के लोग वहां आ जाते हैं और माहौल बदल जाता है। गांव का मुखिया उस औरत को घर लौटने का आदेश देता है। वो चुपचाप बच्ची का हाथ पकड़कर वापस जाने लगती है। जाते जाते छोटी बच्ची एक बार फिर पलटकर मुझे दिखती है। मैं रोटी को कसकर पकड़ लेता हूँ और चुपचाप उन्हें दूर जाते हुए देखता रहता हूँ। फिर भूख से बेहाल होकर उसी रोटी को जल्दी जल्दी खाने लगता हूँ। कुछ देर बाद सैनिक आते हैं और बिना कुछ कहे मुझे पिंजरे से घसीटकर बाहर निकाल देते हैं। मुझे घास पर फेंक दिया जाता है और मैं अभी भी भूख और अपमान के बीच पड़ा रहता हूँ। सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं और गांव का मुखिया अपनी भाषा में कुछ घोषणा करता है। तभी एक सैनिक मेरा हाथ पकड़ता है और खंजर से उसे गहरा काट देता है। मेरा खून सामने रखे अजीब चमड़े जैसे कागज पर टपकने लगता है। अचानक वह कागज तेज नीली रोशनी से चमक उठता है और मैं डर कर पीछे हट जाता हूँ। ढका हुआ और उलझा हुआ मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर ये कैसी जादुई दुनिया है। तभी एक सैनिक कहता है कि मेरे अंदर मना है और शायद इसी वजह से बूढ़े मुखिया ने मुझे चुना है। रस्म खत्म होने के बाद वह कागज गांव के मुखिया को दे दिया जाता है और सौदा पूरा हो जाता है। सैनिक मुझे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। बदले में एक बोरा फेंक दिया जाता है जिसमें कुछ सामान था। फिर गांव का एक बुजुर्ग मुझे मेरी नई हालत और गांव में आगे क्या करना होगा
ये समझाने लगता है। बाद में रात के समय अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। औरत घबरा जाती है और तुरंत बच्ची को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है। तभी खिड़की पर पड़ोसी दिखाई देता है और तुरंत दरवाजा खोलने को कहता है। दरवाजा खुलते ही वह आदमी मुझे अंदर धकेल देता है। मुझे देखकर औरत साफ तौर पर डरी हुई लग रही थी। मैं अंधेरे कमरे में खुद को संभालते हुए फर्श पर बैठ जाता हूँ और दोनों को ध्यान से देखने लगता हूँ। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगता है कि अब इस घर में मेरी क्या भूमिका होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ वह औरत मेरी बड़ी काया देखकर लगातार कांप रही थी। तभी अचानक मुझे याद आता है कि यही वही लड़की है जिसने पिंजरे के पास मुझे रोटी दी थी। ये सोचकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह जाता हूँ। शायद आखिरकार मुझे वही खूबसूरत वाइफ मिल गई थी जिसकी मैंने चाहत की थी। लेकिन अगले ही पल मैं उलझन में पड़ जाता हूँ क्योंकि वह लगातार डर से कांप रही थी। तभी गांव वाला मेरा हाथ पकड़कर कुछ बोलने लगता है जिसे मैं समझ नहीं पाता। फिर वह मुझे जबरदस्ती उन दोनों के और करीब धकेल देता है जिससे उनका डर और बढ़ जाता है। मैं संतुलन संभालने की कोशिश करता हूँ लेकिन अनजाने में उस औरत के बहुत करीब पहुंच जाता हूँ। तभी अचानक वह बूढ़ा आदमी मेरा हाथ पकड़ता है और बिना कुछ पूछे उस औरत का हाथ उसमें थमा देता है। वह बड़ी खुशी से इस अजीब मिलन की तारीफ करने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। कमरे में अजीब सी चुप्पी छा जाती है। मैं उस औरत के चेहरे को ध्यान से देखता हूँ। वह मुझे किसी डरे हुए छोटे खरगोश जैसी लग रही थी। वही छोटी बच्ची भी मासूम आंखों से मुझे देख रही थी। तभी मुझे एहसास होता है कि ये सब जानबूझकर किया गया था। दोनों डरकर एक दूसरे से चिपकी हुई थी और मुझे किसी राक्षस की तरह देख रही थी। ये देखकर मेरे अंदर फिर वही गुस्सा उठने लगता है जो गुलामों वाली गाड़ी में हर दिन जमा हुआ था। मैं सिर झुकाकर मन ही मन कसम खाता हूँ कि अगर वह सांता मुझे दोबारा कहीं मिल गया तो सबसे पहले मैं उसी से हिसाब बराबर करूंगा। मेरे चेहरे पर चिढ़ और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मेरी बिना भाव वाली आंखें देखकर वह औरत और छोटी बच्ची दोनों डरकर एक दूसरे से चिपक गए। अगली सुबह सूरज निकलते ही मैं गांव के 2 आदमियों के साथ घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। वे रास्ते भर अपनी भाषा में बातें करते रहे लेकिन मैं एक शब्द भी समझ नहीं पा रहा था। लगातार चलते चलते मेरा शरीर थकने लगा और मेरे कदमों की चाल बिगड़ने लगी। तभी उनमें से एक आदमी पीछे मुड़ता है और दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाता है। मैं कुछ पल उसे देखता हूँ, फिर साधारण अभिवादन समझकर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी पकड़ बेहद जोर से कसने लगती है। उसकी उंगलियों का दबाव बढ़ता जाता है जिससे मेरे हाथ में दर्द होने लगता है। पहले मुझे लगा शायद ये यहाँ का कोई अजीब तरीका होगा, लेकिन इतने दिनों से हर जगह अपमान सहने के बाद अब मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था। अचानक गुस्से में मैं उसकी उंगलियों को इतनी ताकत से दबा देता हूँ कि वह दर्द से चीख उठता है। डरते हुए वह तुरंत मुझे एक लकड़ी का धनुष पकड़ा देता है। मैं उसे ध्यान से देखने लगता हूँ और उसके हाव भाव देखकर समझ जाता हूँ कि अब वह लड़ाई नहीं बल्कि मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर वह लोग इशारों में मुझे शिकार करना सिखाने लगते हैं। उनके समझाने से मुझे पता चलता है कि जंगल में छोटे जानवरों का शिकार करना है। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है और सबकी नजर उधर चली जाती है। गांव वाला जल्दी से इशारा करता है। झाड़ियों के बीच एक सफेद खरगोश आराम से घास खा रहा था और उसे खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह आदमी मुझे तुरंत तीर चलाने को कहता है जबकि मुझे धनुष चलाना तक नहीं आता था। घबराते हुए मैं धनुष की डोरी खींचता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि कहीं खुद को ही घायल न कर बैठूं। लेकिन जैसे ही मैं निशाना लगाने की कोशिश करता हूँ अचानक धनुष हल्की नीली रोशनी से चमकने लगता है। अगले ही पल इतनी भयंकर ताकत बाहर निकलती है कि दोनों गांव वाले दंग रह जाते हैं। जमीन तक हिल जाती है जबकि बेचारा खरगोश डरकर भाग निकलता है। मैं खुद भी उस ताकत को देखकर हैरान रह जाता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस साधारण धनुष में इतनी शक्ति कैसे थी। मैं अभी भी उसी सोच में खोया था। तभी मेरी नजर जंगल के रास्ते पर पड़ती है। वहां मेरी वाइफ छोटी बच्ची के साथ हमारी तरफ आ रही थी। उन्हें देखते ही मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। शिकारी रुक जाते हैं और दोनों धीरे धीरे पास आ जाती हैं। कुछ देर बाद हम सब जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। वह औरत मुझे गर्म स्टू से भरा कटोरा पकड़ाती है। मैं चुपचाप खाना खाने लगता हूँ और सामने उसे बच्ची को अपने हाथों से खिलाते हुए देखता रहता हूँ। उनके बीच की वह छोटी सी नरमी मेरे अंदर अजीब सी शांति भर देती है। मैं पहली बार फैमिली के बारे में सोचने लगता हूँ, ऐसी चीज जो मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं थी, लेकिन अब बिना चाहे भी जैसे मुझे एक परिवार मिल गया था। एक पल के लिए
मेरे दिमाग में फिर समता का ख्याल आता है और बदला लेने की सोच भी, लेकिन इस बार मैं उसे छोड़ देता हूँ। उसके बजाय मैं मन ही मन इस अजीब जिंदगी के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगता हूँ। अगले दिन फिर वही जंगल वाला रास्ता शुरू हो जाता है। मैं सामान उठाए आगे चल रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर उन दोनों को देख लेता था। वह औरत बच्ची का हाथ पकड़े थकी हुई धीरे धीरे चल रही थी। मैं उनसे बात तक नहीं कर सकता था और यही बात मुझे अंदर से परेशान कर रही थी। तभी मैं मन ही मन फैसला करता हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी इस दुनिया के तौर तरीके सीखने होंगे। अचानक चलते चलते मैं मिट्टी वाले रास्ते पर रुक जाता हूँ। बचपन की एक याद मेरे दिमाग में उभरती है जिसमें मैं बिना सोचे दूसरों की मदद करने दौड़ पड़ता था। वही याद मुझे फिर आगे बढ़ने की ताकत देती है। मैं पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ बढ़ता हूँ जो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते चढ़ते पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन मुझे अपनी तरफ आते देखकर दोनों डर जाती है। छोटी बच्ची तो कांपने तक लगती है। यह देखकर मैं धीरे से उनके सामने झुक जाता हूँ ताकि उन्हें एहसास हो सके कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मुझे उनकी तरफ बढ़ता देखकर वह औरत अचानक घबरा जाती है और डर के मारे मुझसे दया की भीख मांगने लगती है। छोटी बच्ची भी जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि वे दोनों मुझसे कितना डर रही है। मैं धीरे से अपने चेहरे के भाव नरम करता हूँ और शांत आवाज में उन्हें डरने से मना करता हूँ। फिर बहुत संभल कर अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाता हूँ। अगले ही पल मैं उस औरत को आसानी से अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। फिर दूसरा बाह से छोटी बच्ची को भी उठा लेता हूँ। दोनों को संभालते हुए मैं उन्हें अपने सीने से टिकाकर पकड़ लेता हूँ, जबकि मेरी पीठ पर पहले से सामान लदा हुआ था। इतनी चीजें उठाने के बावजूद मेरे चेहरे पर जरा भी थकान नहीं थी। छोटी बच्ची मेरे चौड़े कंधे पर टिककर चुपचाप मुझे देखने लगती है और शायद पहली बार उसे मेरे अंदर डर की जगह नरमी महसूस होती है। वही वह औरत बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती रह जाती है। मैं धीरे से उन्हें कसकर पकड़ने का इशारा करता हूँ और फिर दोबारा चलना शुरू कर देता हूँ। चलते हुए मुझे खुद अजीब लगता है कि दोनों इतनी हल्की क्यों महसूस हो रही है। तभी मैं मन ही मन फैसला करता हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी इस दुनिया की भाषा सीखनी होगी और शिकार करना भी अच्छे से सीखना होगा ताकि घर में भरपूर खाना ला सकूं। मैं अपनी पार्टनर की आंखों में देखता हूं और समझ जाता हूं कि आगे मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। धीरे धीरे उसके शरीर का तनाव कम होने लगता है और कुछ देर बाद वह थपथर अपना सिर मेरी गर्दन पर टिका देती है। उसके नाजुक हाथ मेरी कमीज को कसकर पकड़ लेते हैं। उस हल्के स्पर्श को महसूस करते हुए मैं चुपचाप जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता रहता हूँ। लंबा सफर खत्म होने के बाद हम जंगल के और अंदर एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। गांव का बूढ़ा आदमी झोपड़ी के सामने झुककर विदा लेता है और मैं उसकी मदद के लिए सिर झुकाकर धन्यवाद देता हूं। उसके जाने के बाद मैं उस टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी को ध्यान से देखने लगता हूं। हालत देखकर मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये जगह तो मेरी पुरानी छत वाले कमरे से भी ज्यादा ठंडी और खराब है। मैं सोचने लगता हूं कि बिना आग और बिना ढंग की दीवारों के यहाँ रहना कितना मुश्किल होगा। फिर मैं एक हाथ से पुराना दरवाजा खोलता हूं और अंदर कदम रखता हूं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मैं पूरी तरह उलझ जाता हूं। जैसे ही वह औरत जमीन पर उतरती है और कमरे को देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं समझ ही नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वह घबराकर तुरंत झोपड़ी से बाहर भागती है और मैं भी उसके पीछे चला जाता हूँ। बाहर आकर जब मैं खाली कमरे को ध्यान से देखता हूँ तब मुझे असली बात समझ आती है। जब मैं गांव में बंद था तब गांव वालों ने घर का सारा सामान लूट लिया था। दीवार ठीक करने का सामान तक नहीं छोड़ा गया था और ना ही कोई हथियार बचा था जिससे जंगली जानवरों से बचा जा सके। हालत बेहद खराब हो चुकी थी। थोड़ी दूर जाकर मैं उसे घास पर बैठा रोते हुए देखता हूँ। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। माहौल शांत करने के लिए मैं उसके पास जाकर जमीन पर बैठ जाता हूँ और धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रख देता हूँ। मेरे ऐसा करते ही वह चौंक जाती है। मैं बहुत नरमी से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता हूँ कि अब सब ठीक होगा। मैं धीरे से कहता हूँ कि उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह आंसुओं भरी आंखों से मेरे चेहरे को देखती रहती है और मेरी बातों का मतलब समझने की कोशिश करती है। उसके मन में डर भरा हुआ था क्योंकि हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे और मुझे शिकार करना भी नहीं आता था। उसे डर था कि हम इस खतरनाक जगह में शायद जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन तभी मेरे चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ जाती है। मैं पूरे भरोसे के साथ उसे जताता हूँ कि अब मैं इस परिवार को किसी भी खतरे से बचाऊंगा। भले ही वह मेरे शब्द नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मेरे व्यवहार में धीरे धीरे उसके दिल का डर कम करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन उनमें छिपा डर अब पहले जैसा नहीं था। अंदर ही अंदर वह खुद सोचने लगती है कि आखिर मेरे पास रहकर
उसे इतनी राहत क्यों महसूस हो रही है। वही मैं अपने पुराने जीवन को याद करने लगता हूँ। माँ बाप के मरने के बाद मैं हमेशा अकेला ही रहा था, हर मुसीबत से खुद लड़कर जिंदा रहा था। लेकिन अब पहली बार मुझे लगता है कि मेरे पास लड़ने की एक वजह है। अब मेरे पास फैमिली है। यही सोचकर मेरे अंदर नया हौसला भर जाता है और मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इन दोनों को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। वह औरत घास पर बैठी अपने आंसू पोंछती रहती है और मेरी मौजूदगी उसे धीरे धीरे सुकून देने लगती है। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है। छोटी बच्ची भागती हुई हमारे पास आती है, रोते हुए मुझसे उस औरत को नुकसान न पहुंचाने की विनती करने लगती है। फिर वो तुरंत अपनी माँ जैसी उस औरत को कसकर पकड़ लेती है, जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर मैं कुछ पल चुप रह जाता हूँ। मेरे सामने एक रोती हुई औरत और डर से कांपती बच्ची थी। मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर ये बच्ची कौन है और उस औरत ने उस दिन पिंजरे के पास मुझे खाना क्यों दिया था। साथ ही मैं यह भी समझने की कोशिश करता हूँ कि इन दोनों ने आखिर इतना दुख क्यों सहा है। लेकिन इन सारे सवालों के बावजूद मेरे दिल में एक बात साफ हो जाती है, अगर हम साथ रहे तो सच में एक परिवार बन सकते हैं। उसी पल मैं मन ही मन फैसला करता हूँ कि मैं एक अच्छा पति और भरोसेमंद पिता बनूंगा और इन दोनों को दोबारा कभी रोने नहीं दूंगा। सूरज ढलने लगता है और पुरानी लकड़ी की झोपड़ी के आसपास ठंडी हवा फैल जाती है। घर के अंदर हम तीनों फर्श पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठे हुए थे। मैं सिर पकड़कर सोचने लगता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद भी हम फिर शुरुआत वाले हाल में आ गए हैं। लेकिन फिर भी मुझे राहत थी कि अब वे दोनों मुझसे पूरी तरह डर नहीं रही थी। तभी माहौल हल्का करने के लिए मेरे दिमाग में एक तरीका आता है। मैं धीरे धीरे लकड़ी के फर्श पर उनकी तरफ सरकता हूँ और अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे धीरे अपना नाम बोलता हूँ, किम जू हॉन। ये देखकर वो औरत हल्का सा समझने वाली सांस छोड़ती है। फिर मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसका नाम पूछता हूँ। पहले वो झिझकती है, लेकिन फिर धीरे से शर्माते हुए अपना नाम बताती है, रेगी। मैं उसका नाम दोहराता हूँ ताकि याद रख सकूं और मुस्कुराकर जताता हूँ कि उसका नाम बहुत सुंदर है। फिर मैं छोटी बच्ची की तरफ देखता हूँ और उसका नाम जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो चुपचाप पीछे हट जाती है। ये देखकर मुझे एहसास होता है कि शायद उसे कभी नाम ही नहीं दिया गया। ये सोचकर मैं कुछ देर शांत हो जाता हूँ। फिर बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे भरोसा दिलाता हूँ कि अब मैं उसे एक खास नाम दूंगा। मुझे अपने पुराने दुनिया की एक कहानी याद आती है। उसी से प्रेरित होकर मैं छोटी बच्ची का नाम डोरोथी रखने का फैसला करता हूँ, उस बहादुर लड़की के नाम पर जो जादुई दुनिया में सफर करते हुए नए साथियों से मिलती है और आखिर अपनी खुशी ढूंढ लेती है। मैं चाहता था कि ये छोटी बच्ची भी आगे चलकर खुशियां पाए और एक सुंदर जिंदगी जी सके। वो धीरे धीरे अपना नया नाम दोहराने लगती है, जबकि मैं उसे उसके नाम का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे इस छोटे से व्यवहार से वो इतनी खुश हो जाती है कि उसके चेहरे पर पहली बार चमकती हुई मुस्कान दिखाई देती है। कुछ देर बाद झोपड़ी के बाहर मैं लकड़ी काटने में लगा हुआ था। कुल्हाड़ी हर वार के साथ जोर से लकड़ी पर गिर रही थी। तभी पेड़ के पीछे छिपी रेगी मुझे चुपचाप देख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं कितना अजीब इंसान हूँ। मैं उसके पुराने हिंसक पति से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर था, लेकिन फिर भी उसके साथ बेहद नरमी से पेश आता था। उसके लिए मैं किसी ऐसे आदमी जैसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो धीरे धीरे मेरा नाम बोलने की कोशिश करती है और उसे मेरी आवाज की नरमी याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी आदमी ने उसके साथ इतनी देखभाल से व्यवहार किया है। मुझे लगातार मेहनत करते देख वो सोचने लगती है कि आखिर मेरे अंदर इतनी दया क्यों है। तभी अचानक मेरी नजर उस पर पड़ जाती है और मैं मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए उससे अपने पास बुलाने लगाता हूँ। खुद को पकड़ा गया देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। धूप सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और वो मेरी काली आंखों और बालों को ध्यान से देखने लगती है। उसी पल उसे गांव में सुनी एक पुरानी अफवाह याद आती है। लोगों का कहना था कि दुश्मन देश ने किसी महान योद्धा को दूसरी दुनिया से बुलाया है। उस योद्धा का वर्णन बिल्कुल मेरी तरह था, लंबा शरीर, गहरे बाल और अजीब आंखें। मैं आराम से उसकी तरफ बढ़ रहा था, जबकि वो लगातार मुझे उसी कहानी से जोड़कर सोच रही थी। धूप में मेरा चेहरा देखकर उसे सच में कुछ पल के लिए लगने लगता है कि कहीं मैं वही लेजेंडरी हीरो तो नहीं, लेकिन अगले ही पल वो खुद ही इस सोच को बेकार मान लेती है, क्योंकि अगर मैं सच में इतना बड़ा इंसान होता तो किसी महल में रहता, इस टूटे गांव में नहीं। ऊपर से वो जानती थी कि वो कहानी शायद सिर्फ अफवाह थी। जैसे जैसे मैं पास आता हूँ वो ध्यान देती है कि मेरे बाल पूरे काले नहीं
बल्कि हल्के भूरे हैं। मेरी आंखों में भी गर्माहट थी। तब जाकर उसका शक पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो राहत की लंबी सांस लेती है और मन ही मन खुद को समझाती है कि मैं बस एक असामान्य रूप से बड़ा लेकिन साधारण आदमी हूँ। लेकिन उसी पल उसे यह सोचकर अजीब महसूस होता है कि वो कुछ घंटों में ही मेरे पास खुद को सुरक्षित क्यों महसूस करने लगी है। दूसरी तरफ मैं उसकी हरकत समझ नहीं पा रहा था और उलझन में अपना गाल खुजाने लगता हूँ। वही वो शर्म से हल्का कांपते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसकी यह प्रतिक्रिया देखकर मेरे चेहरे के भाव नरम पड़ जाते हैं और मैं धीरे से उसके सिर पर हाथ रख देता हूँ। मेरे स्पर्श को महसूस करते ही उसे एहसास होता है कि वो ऐसी नरमी की आदी ही नहीं है। अब तक किसी आदमी का हाथ उस पर सिर्फ मारने के लिए उठा था, लेकिन मैं बहुत संभलकर उसके बालों पर हाथ फिरता रहता हूँ। वो आंखें बंद कर लेती है और उस एहसास में खो जाती है। अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि यह पल जल्दी खत्म ना हो। पूरी तरह शांत होकर वो मन ही मन उम्मीद करने लगती है कि मैं ऐसे ही उसके करीब बना रहूं। मैं भी धीरे धीरे उसके करीब झुकने लगता हूं और अचानक महसूस करता हूं कि मेरा चेहरा गर्म हो रहा है। वो शर्माते हुए ऊपर देखती है और उसकी आंखों में हल्का सा निमंत्रण साफ दिखाई देता है। माहौल धीरे धीरे और करीब आने लगता है। हम दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं घबराकर पीछे हट जाता हूं। अगले ही पल हम दोनों शर्म से तुरंत अलग हो जाते हैं और अजीब सी चुप्पी छा जाती है। माहौल संभालने के लिए मैं खांसने का नाटक करता हूँ और नजरें दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। फिर जल्दी से बात बदलने के लिए घास पर पड़ा खाली लकड़ी का डिब्बा उठाता हूँ और पानी लाने का बहाना बनाकर वहां से निकल पड़ता हूँ। पीछे रेगी वही खड़ी रह जाती है। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उधर मैं जंगल के अंदर तेजी से चलता जा रहा था और खुद को बेवकूफ समझ रहा था। मैं सिर पकड़कर सोचने लगता हूँ कि आखिर वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। एक ही दिन में शादी भी हो गई और मुलाकात भी। ऊपर से हम ठीक से बात तक नहीं कर सकते थे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अब उसके सामने कैसे रहूं। फिर मैं मन ही मन तय करता हूँ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे व्यवहार करूंगा। लेकिन तभी अचानक मेरे कदम रुक जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा और घना जंगल फैल चुका था। मुझे एहसास होता है कि मैं जरूरत से ज्यादा दूर आ चुका हूँ और अब वापस जाने का रास्ता भी भूल गया हूँ। तभी पेड़ों के बीच से अजीब सी डरावनी आवाज गूंजती है। मेरा पूरा शरीर सतर्क हो जाता है। मैं फैसला करता हूँ कि जल्दी से पानी लेकर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी मेरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। मेरे सामने रास्ता रोककर एक विशाल काला भेड़िया खड़ा था, जिसकी लाल चमकती आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। वो विशाल काला भेड़िया जोर जोर से गुर्राने लगता है। उसकी लाल चमकती आंखें साफ बता रही थी कि वो किसी भी पल मुझ पर हमला कर सकता है। उसे सामने देखकर मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगता हूँ और खुद को शांत रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसकी विशाल काया देखकर अब मुझे सच में एहसास हो चुका था कि मैं कितने बड़े खतरे में फंस चुका हूँ। बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं पानी वाली बाल्टी नीचे फेंक देता हूँ और सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर लेता हूँ। तुरंत जमीन से एक मोटी टहनी उठाकर मैं उसे हथियार की तरह पकड़ लेता हूँ। अगले ही पल वो भेड़िया बिजली की तरह मेरी तरफ झपटता है और अपने विशाल जबड़े खोल देता है। मैं पूरी ताकत से टहनी को उसके सामने अड़ा देता हूँ ताकि उसका हमला रोक सको। मौका मिलते ही मैं सीधा उसके सिर पर जोरदार मुक्का मार देता हूँ, लेकिन उसके दांतों की ताकत इतनी भयानक थी कि वो टहनी एक ही झटके में टूट जाती है। वो रुकने के बजाय और ज्यादा गुस्से में मुझ पर हमला करता रहता है, लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया था कि मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। मैं लगातार उसे मुक्के मारता रहता हूँ और किसी तरह उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता हूँ। हालांकि हर वार के बदले वह भी मुझे घायल कर देता है। उसके पंजे और दांत मेरे शरीर को चीरने लगते हैं और दर्द से मेरी चीख निकल जाती है। तभी अचानक मेरे पूरे शरीर में अजीब सी जलन फैलने लगती है। मैं खुद घबरा जाता हूँ क्योंकि अगले ही पल लड़ाई के बीच अचानक आग का विस्फोट होता है। मेरी दाईं बाह भयानक जादुई आग से ढक जाती है। उस तपिश को महसूस करते ही भेड़िया डर कर पीछे हट जाता है और घबराई हुई आवाजें निकालने लगता है। अब वह खुद बचने की कोशिश कर रहा था। मौका मिलते ही मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता हूं और आग से घिरे हाथ से आखिरी वार करता हूं। अगले ही पल वह विशाल भेड़िया जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था और उससे धुआं उठ रहा था। लड़ाई खत्म होते ही मैं थक कर घास पर गिर पड़ता हूँ और हैरानी से अपनी जलती हुई बाह को देखने लगता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर
अभी हुआ क्या है। मैं तुरंत अपना हाथ जांचता हूँ, लेकिन हैरान रह जाता हूँ क्योंकि उस पर जलने का एक भी निशान नहीं था। वहीं बैठे बैठे मैं सोचने लगता हूँ कि क्या मैंने सच में जादू का इस्तेमाल किया था, तथा मुझे गांव में हुआ वह चमकता हुआ कॉन्ट्रैक्ट याद आता है और धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक खतरनाक बात साफ होने लगती है। शायद मैं सच में इस दुनिया का कोई ओवर पावर्ड इंसान हूँ जिसे दूसरी दुनिया में भेजा गया है। मैं अपनी हथेली को खूरते हुए इस बात को परखने का फैसला करता हूँ। मैं हाथ आगे बढ़ाकर जोर से अलग अलग जादुई मंत्र बोलने लगता हूँ। कई बार कोशिश करता हूँ, अलग अलग पोज बनाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। धीरे धीरे मैं चिढ़ने लगता हूँ और घास पर लेटकर और भी अजीब नाम बोलने लगता हूँ, यहाँ तक कि आग की आत्माओं और ड्रैगन को बुलाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा रहता है। खुद की हरकतें देखकर मुझे ही शर्म आने लगती है। फिर मैं सिर खुजलाते हुए सोचता हूँ कि यह सब भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे घाव सच में थोड़ा भर चुके थे। उसी पल मेरे अंदर एक नया सपना जन्म लेता है। अगर मैं इस ताकत को सही से सीख गया तो मैं बेहतरीन शिकारी बन सकता हूँ और रैगी और डोरोथी को अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। जमीन पर बैठे बैठे मैं यह भी सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे ठीक करने वाला जादू सीखने को मिल गया तो इस गांव में बिना वैद्य के भी हम जिंदा रह पाएंगे। कुछ देर बाद मैं शांत होकर खड़ा होता हूँ, शरीर फैलाकर लंबी सांस लेता हूँ और तय करता हूँ कि अब मुझे धैर्य के साथ इस नई शक्ति को समझना होगा। तभी अचानक पुरानी दर्द भरी यादें मेरे दिमाग में लौट आती है। माँ बाप की मौत के बाद मैं कितना अकेला हो गया था। रिश्तेदारों ने भी मुझे ही हर मुसीबत की वजह मान लिया था। उनका नफरत भरा व्यवहार इतना बढ़ गया था कि वे मुझे अपशकुन तक कहने लगे थे। अपने ही परिवार के बीच मैं किसी श्राप की तरह जी रहा था, लेकिन अब वर्तमान में लौटते हुए मैं उन यादों को जबरदस्ती दिमाग से हटाता हूँ और फिर से खुद को संभालता हूँ। मेरी नजर फिर उस मरे हुए भेड़िए पर जाती है और मैं फैसला करता हूँ कि दूसरे जानवर आने से पहले इसे घर ले जाना होगा। मैं उस विशाल भेड़िए को अपनी पीठ पर उठाता हूँ और चांदनी रात में वापस घर की तरफ चल पड़ता हूँ। रास्ते भर मैं मन ही मन अपने दादा को धन्यवाद देता रहता हूँ, जिन्होंने मुझे जानवरों को संभालना सिखाया था। वही ज्ञान आज मेरे काम आ रहा था। चांदनी में चलते हुए अचानक मुझे उनकी बहुत याद आने लगती है और दिल करता है काश वह मुझे अभी देख पाते। लेकिन खुद को संभालने के लिए मैं फिर अपना ध्यान अपनी नई जादुई ताकत पर ले आता हूँ। दूसरी तरफ पुरानी झोपड़ी के अंदर आग जल रही थी और उसकी हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। रैगी चुपचाप खाना तैयार कर रही थी। उसे एक कटोरे की जरूरत पड़ती है तो वह पास खड़ी डोरोथी से उसे देने को कहती है। छोटी डोरोथी खुशी खुशी कटोरा पकड़ाती है और बदले में रैगी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देती है। बस इतना सा प्यार पाकर डोरोथी का चेहरा खुशी से चमक उठता है। पहली बार उसे सच में परिवार जैसी गर्माहट महसूस हो रही थी। फिर वह खुशी में पूरे कमरे में दौड़ने लगती है। उसके अंदर मानो नई जान आ गई थी। थोड़ी देर बाद जिज्ञासा में वह खिड़की के पास जाती है और बाहर फैले अंधेरे जंगल को ध्यान से देखने लगती है। खिड़की के पास खड़ी डोरोथी बाहर अंधेरे में झांक रही थी। तभी रैगी की नजर दरवाजे की तरफ जाती है और उसे वहां कुछ हलचल दिखाई देती है। वो हल्की उलझन में कुछ बुदबुदाती ही है कि अचानक दरवाजे के पास किसी भेड़िए जैसे विशाल राक्षस का सिर दिखाई देता है। ये देखते ही डोरोथी डर के मारे जोर से चीख पड़ती है और रोते हुए पीछे भाग जाती है। उसकी चीख सुनते ही रैगी घबरा जाती है और तुरंत रसोई से चाकू उठा लेती है। वो कांपते हुए भी खुद को संभालती है और डोरोथी को पीछे रहने को कहकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचती है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। सामने मैं खड़ा था और अपनी पीठ पर उस विशाल राक्षसी भेड़िए की लाश उठाए जोर जोर से सांस ले रहा था। रैगी की आवाज सुनते ही मैं वो भारी शरीर जमीन पर गिरा देता हूँ, लेकिन वो मुझे देखकर घबराहट में बाहर भागती हुई आती है क्योंकि उसे लगता है कि मुझ पर हमला हुआ है। मैं उलझन में दरवाजे के पास बैठ जाता हूँ और उनकी प्रतिक्रिया देखने लगता हूँ। तभी रैगी को एहसास होता है कि मैं सुरक्षित हूँ। राहत मिलते ही उसके हाथ से चाकू घास पर गिर जाता है और उसके शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो जाती है। वो तुरंत मेरे पास आकर मुझे ध्यान से देखने लगती है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ठीक हूँ और बस हाथ पर हल्की चोट लगी है। तभी डोरोथी भी धीरे धीरे डरते हुए पास आती है और चुपचाप मेरे पैर को छूती है। मैं रैगी के हाथ पकड़कर दोनों को शांत करने की कोशिश करता हूँ और उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि अब डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही रैगी अचानक मुझे कसकर गले लगा लेती है। पहले तो मैं उसकी प्रतिक्रिया समझ नहीं पाता, लेकिन फिर एहसास होता है कि वो डर नहीं बल्कि राहत में मुझे पकड़ रही है। वहीं डोरोथी भी रोते हुए मेरे पैर से लिपट जाती है। उन्हें इस हालत में देखकर मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि अब दोबारा कभी इन्हें
ऐसी डरावनी चिंता में नहीं डालूंगा। अगली सुबह धूप के साथ झोपड़ी के बाहर शांति फैली हुई थी। मैं सुबह से ही बाहर लकड़ी की मेज पर उस राक्षसी भेड़िए के शरीर को काटने में लगा था। मैं ध्यान से उसके काम की चीजें अलग कर रहा था, लेकिन ये काम उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल और थकाने वाला था। मेरे माथे पर पसीना बह रहा था और मैं सोचने लगा कि दादा ये सब कितना आसान दिखाते थे। थक कर मैं मन ही मन तय करता हूँ कि मुझे शिकार और जानवर संभालने का बेहतर तरीका सीखना होगा। तभी कुछ देर बाद रैगी लकड़ी की बाल्टी लेकर बाहर आती है। मैं उसका नाम लेकर उसे बुलाता हूँ और वो जल्दी से मेरे पास आ जाती है। बाल्टी नीचे रखने के बाद वो इशारों में मुझे मांस अंदर रखने को कहती है। मैं उसकी बात समझ जाता हूँ और मांस उठाने लगता हूँ। फिर अचानक मुझे याद आता है कि मुझे उनकी भाषा में धन्यवाद कहना सीखना चाहिए। थोड़ी झिझक के साथ मैं अटपटी आवाज में धन्यवाद बोलने की कोशिश करता हूँ। ये सुनते ही रैगी की आंखें चमक उठती है और वो मुस्कुराते हुए वही शब्द दोहराकर मेरी बोली सुधारती है। एक पल के लिए मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन उसके चेहरे की गर्म मुस्कान देखकर समझ जाता हूँ कि वो खुश है। मुझे धन्यवाद कहते देख रैगी भावुक हो जाती है और चुपचाप मुझे काम करते हुए देखने लगती है। तभी अचानक उसका हाथ अपने होठों पर चला जाता है और उसे सुबह वाला वो अचानक हुआ किस याद आ जाता है। ये सोचते ही उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि क्या मैं कभी किसी और के इतने करीब आया था। ये ख्याल आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अचानक वो मेरी मदद करने के लिए जल्दी से मेरी तरफ दौड़ती है, क्योंकि उसे अजीब लग रहा था कि मैं सारा काम अकेले कर रहा हूँ। संतुलन बिगड़ जाता है और वो मुझसे टकरा जाती है। माहौल अचानक अजीब सा हो जाता है। वो आंखें बंद कर लेती है जैसे कुछ शर्मनाक होने वाला हो, लेकिन मैं धीरे से झुककर उसके माथे पर हल्का सा किस कर देता हूँ। वो तुरंत पीछे हट जाती है और खुद की सोच पर शर्मिंदा हो जाती है। मैं उसकी प्रतिक्रिया समझ नहीं पाता और फिर दोबारा उसके करीब चला जाता हूँ। इस बार वो डरने के बजाय आंखें खुली रखती है। तभी मैं अचानक उसके होठों पर हल्का सा किस कर देता हूँ। वो पूरी तरह जड़ होकर वहीं खड़ी रह जाती है। दरवाजे के पास खड़ी डोरोथी यह सब चुपचाप देख रही थी। खुद को देखे जाते समझकर रैगी शर्म से तुरंत घर के अंदर भाग जाती है। कुछ देर बाद मैं सामान उठाकर मिट्टी वाले रास्ते पर चल पड़ता हूँ और पीछे पीछे डोरोथी भी आने लगती है। मैं पीछे मुड़कर उसे हल्की मुस्कान देता हूँ, जैसे उसका धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन तभी मुझे एहसास होता है कि शायद मैंने उसे ठीक से बुलाया ही नहीं। मैं रास्ते के बीचों बीच सामान नीचे रखता हूँ और प्यार से उसका नाम लेकर उसे पास बुलाता हूँ। अपना नाम सुनते ही डोरोथी खुशी से चमक उठती है और पूरी ताकत लगाकर मेरा सामान धकेलने में मदद करने लगती है। उधर झोपड़ी के अंदर रैगी उस राक्षसी भेड़िए की काली खाल को सहला रही थी। मैं दूर से देखकर सोचने लगता हूँ कि वो इतनी बदबूदार खाल को घर के अंदर क्यों सुखा रही है, लेकिन अगले ही पल मुझे समझ आता है कि उसकी खाल बहुत कीमती होगी। डोरोथी भी उत्साह में उस मोटी नरम खाल को साफ करने लगती है और उसकी मुलायमियत महसूस करके खुश हो जाती है। यह देखकर रैगी के चेहरे पर सच्ची हंसी आ जाती है। वहीं मैं चुपचाप मुस्कुराने लगता हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे लगता है कि मैं अपने नए परिवार को खुशियां दे पा रहा हूँ। दिन धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ता रहता है। जंगल के पास बनी उस छोटी सी जगह में हम सब मिलकर सामान तैयार करने लगते हैं। मांस को लंबे समय तक बचाने के लिए मसालों के साथ संभाल कर रखा जा रहा था। मैं ध्यान से हर चीज देखता हूँ ताकि सही तरीके सीख सकूं। जानवर की चर्बी बच जाने पर रैगी के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे राहत मिलती है, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि यहाँ हर छोटी चीज की कीमत होती है। उसी पल मेरे अंदर एक नया लक्ष्य पैदा होता है और मैं महसूस करता हूँ कि अगर मुझे इस दुनिया में अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो मुझे जल्दी से जल्दी जीने के सारे जरूरी हुनर सीखने होंगे। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर मुझे अपने नए परिवार का भविष्य सुरक्षित करना है तो मुझे इस दुनिया का व्यापार और सामान बदलने का तरीके जल्दी सीखना होगा। यही सोचकर मैं तुरंत दोबारा काम पर जाने के लिए खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगता हूँ रैगी जल्दी से मेरे सामने आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। मैं हैरानी से उसे देखता हूँ और मुस्कुराकर पूछता हूँ कि क्या वो चाहती है मैं थोड़ा और आराम करूं। फिर उसे समझाता हूँ कि अब मुझे दर्द नहीं हो रहा और मैं ठीक हूँ। मैं धीरे से उसके कंधे को छूकर उसे भरोसा दिलाता हूँ कि मैं खुद को जरूरत से ज्यादा थकाऊंगा नहीं। वो चुपचाप मुझे देखती रहती है जबकि मैं बाहर निकल जाता हूँ। कुछ देर बाद मैं जंगल के अंदर पहुंच चुका था और वहां के पेड़ों को ध्यान से देखकर सोचने लगता हूँ कि लकड़ी काटने की प्रैक्टिस के लिए यह जगह सही है। मैं कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ता हूँ क्योंकि मुझे सही पेड़ चुनने की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन अपनी ताकत पर भरोसा जरूर था। बिना देर किए मैं कुल्हाड़ी उठाकर
पूरी ताकत से वार करता हूँ। दूसरी तरफ झोपड़ी के आसपास शांति फैली हुई थी। तभी अचानक मैं वापस लौटता हूँ और मेरी पीठ पर लकड़ियों का इतना बड़ा ढेर होता है कि उसे देखकर रेगी और डोरोथी दोनों दंग रह जाती है। मैं थककर जैसे ही बैठता हूँ, रेगी धीरे धीरे मेरे पास आती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। चिंता में वो मेरे हाथ को दबाकर मालिश करने लगती है, जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी चिंता देखकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और मैं धीरे से उसका धन्यवाद करता हूँ। तभी अचानक डोरोथी लकड़ी के फर्श पर दौड़ती हुई जाती है, एक टब में हाथ डालती है और फिर तेजी से वापस भागती हुई आती है। अगले ही पल वो पानी मुझ पर उछाल देती है। मैं पूरी तरह भीग जाता हूँ और कुछ समझ ही नहीं पाता। ये देखकर रेगी घबरा जाती है और तुरंत बच्ची की तरफ से माफी मांगने लगती है, लेकिन डोरोथी मासूम आंखों से मुझे देखती रहती है, जैसे वो तारीफ का इंतजार कर रही हो। उसकी भावना समझते ही मैं उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता हूँ और मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करता हूँ। ये सुनते ही वो खुशी से फिर पानी लेने दौड़ पड़ती है, जबकि रेगी उसे रोकने की कोशिश में परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद मैं आग के पास बैठकर खुद को सुखा रहा था और रेगी मेरी मदद कर रही थी। उसी दौरान मैं सोचने लगता हूँ कि ये सब किसी सपने जैसा लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी खुशी मिलेगी। उसी पल मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि इन दोनों की मुस्कान हमेशा बचाकर रखूंगा। धीरे धीरे रात हो जाती है। पहाड़ों के बीच बनी उस अकेली झोपड़ी की चिमनी से धुआं उठ रहा था और अंदर आग की गर्माहट फैली हुई थी। हम तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। डोरोथी खाते खाते वही सो जाती है और मैं प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगता हूँ। ये देखकर रेगी हल्के से हंस पड़ती है। फिर मैं बहुत सावधानी से सोई हुई डोरोथी को उठाता हूँ और बिस्तर पर लेटाने ले जाता हूँ, जबकि रेगी पीछे सफाई करने लगती है। मैं बच्ची को आराम से बिस्तर पर रखता हूँ ताकि उसकी नींद न टूटे। तभी काम करते हुए अचानक मेरा हाथ रेगी के हाथ से छू जाता है। वो तुरंत शर्म से सिमट जाती है और चुप हो जाती है। उसकी ये हालत देखकर मैं उलझन में पड़ जाता हूँ। धीरे धीरे माहौल और शांत और करीब महसूस होने लगता है। मैं धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो अपना चेहरा छिपाने लगती है। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाता हूँ कि सब ठीक है। हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और मैं उसे महसूस कराता हूँ कि उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है। फिर मैं धीरे से उसके करीब जाकर कहता हूँ कि अब आराम करने का समय है। रात की शांति में मैं रेगी और डोरोथी के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अब मेरे पास सच में फैमिली है जिसे मुझे बचाना है। मैं मन ही मन दुआ करता हूँ कि ये खुशी मुझसे कभी दूर ना हो और हम हमेशा ऐसे ही साथ रहे। उस गर्माहट से बहुत दूर बड़े बड़े महल खड़े थे जो याद दिलाते थे कि दौलत कभी भी उस सुकून की बराबरी नहीं कर सकती जो इस छोटी जिंदगी में था। इस कठोर मध्ययुगीन दुनिया में गरीब लोगों के बच्चे हमेशा अपने माँ बाप के साथ एक ही छोटे कमरे में बड़े होते थे। रेगी भी बचपन में अक्सर सोचती थी कि रात के अंधेरे में पति पत्नी आखिर करते क्या है। उसके पास बस अपने डरपोक पिता की यादें थीं जो हमेशा चिल्लाकर घर को डर से भर देता था। बचपन में वो कंबल के अंदर छिपकर अपनी माँ की रोने की आवाज सुनती रहती थी जो सुबह तक बंद नहीं होती थी। उन दर्दनाक यादों ने उसकी जिंदगी को डर से भरा एक बुरा सपना बना दिया था और वो हमेशा डरती थी कि कहीं उसका भविष्य भी अपनी माँ जैसा ना हो जाए। तभी धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं और पुराने डरावने सपने गायब होने लगते हैं। जलती लकड़ियों की हल्की आवाज उसे नींद से जगाती है। कुछ पल बाद उसे एहसास होता है कि वो ठंडी जमीन पर नहीं बल्कि बिस्तर पर लेटी हुई है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि मैंने अपना हाथ उसके सिर के नीचे तकिए की तरह रखा हुआ था ताकि उसे आराम मिले। उस गर्माहट को महसूस करते हुए पहली बार उसे असली सुकून मिलता है। मुझे सोते हुए देखकर वो सोचने लगती है कि पति पत्नी की रातें हमेशा डरावनी नहीं होती। वो महसूस करती है कि मुझसे मिलने के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। तभी मेरी हल्की नींद खुलने लगती है और वो घबरा जाती है। आधी नींद में ही मैं रेगी और डोरोथी दोनों को अपनी तरफ खींचकर गर्माहट भरी बाहों में भर लेता हूँ। अचानक इतनी नजदीकी से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो चाहती है कि ये पल कभी खत्म न हो। कुछ देर बाद सुबह की धूप पूरे कमरे में फैल जाती है और मेरी नींद पूरी तरह खुल जाती है। मैं सावधानी से उठता हूँ ताकि सोती हुई डोरोथी की नींद न टूटे। उसके सिर पर हल्की थपकी देकर बिस्तर से उतर जाता हूँ। तभी पहले से जाग चुकी रेगी लकड़ी की बाल्टी लेकर अंदर आती है। मैं तुरंत उसके हाथ से बाल्टी पकड़ लेता हूँ ताकि उसे वजन ना उठाना पड़े। वो हल्का सा चौंक जाती है। मैं आसानी से भारी पानी को आग पर रखे बड़े बर्तन में डाल देता हूँ। फिर अपनी पुरानी भाषा में उससे पूछ बैठता हूँ कि क्या वो अच्छी नींद सोई, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती और बस मुझे देखने लगती है। मैं दोबारा प्यार से पूछता हूँ तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो धीरे से सिर हिलाती है और मुझे एहसास होता है
कि शायद उसे प्यार से बुलाना शर्मिंदा कर रहा है। इसलिए मैं पूछता हूँ कि मुझे उसे क्या कहना चाहिए और उसका नाम लेने का इशारा करता हूँ, लेकिन वो धीरे से चाहती है कि मैं उसे उसी प्यार वाले नाम से बुलाता रहूं। ये सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ और दोबारा वही शब्द बोलता हूँ। वो तुरंत शर्म से अपना चेहरा छिपा लेती है। उसकी प्यारी हरकत देखकर मेरा मन उसे और छेड़ने का करता है। मैं हल्के से उसके कंधे को छूकर उसे मेरी तरफ देखने को कहता हूँ। तभी अचानक डोरोथी उछलकर उठ जाती है। आधी नींद में वो बस इतना बोलती है कि उसे मांस खाना है और लड़खड़ाते हुए बिस्तर से नीचे उतर जाती है। भूख में वो तेजी से हमारी तरफ भागती है, लेकिन हमें पार करके सीधे लटकते हुए बड़े मांस के टुकड़े की तरफ दौड़ पड़ती है। उसकी चमकती आंखें देखकर हम दोनों हंस पड़ते हैं। वो लकड़ी के ड्रम को पकड़कर ऊपर पहुंचने की कोशिश करती रहती है और पैर हवा में झुलाती रहती है। उसकी मासूमियत और उत्साह देखकर मेरा दिल भर आता है। उसी पल मैं तय करता हूँ कि आज के शिकार में और मेहनत करूंगा ताकि घर का खाना कभी कम ना पड़े। फिर मैं आत्मविश्वास के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता हूँ। इस बार मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी और मुझे उस पर पूरा भरोसा था। मैं गीली घास पर कदम रखते हुए जंगल के और अंदर बढ़ता जाता हूँ। तभी अचानक मेरे कदम रुक जाते हैं क्योंकि हवा में कुछ अजीब महसूस होता है। मैं तुरंत पीछे मुड़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि पूरे माहौल में एक भारी दबाव फैल गया है। खुली जगह होने के बावजूद सांस लेना मुश्किल सा लग रहा था। मैं कुल्हाड़ी को और कसकर पकड़ लेता हूँ और हर खतरे के लिए खुद को तैयार कर लेता हूँ। तभी धुंध के बीच भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है और कोई आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती दिखाई देती है। पहले मुझे लगता है कि कोई राक्षस होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आता है कि वो इंसान है। वो हुड पहने अजनबी बिना किसी दुश्मनी के मेरी तरफ बढ़ता रहता है। जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, मैं एक पतली दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को देखता हूँ, लेकिन उसके आसपास फैला अजीब दबाव मुझे बेचैन कर देता है और मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर ये रहस्यमयी आदमी है कौन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा अच्छा लगा और ऐसी ही मजेदार स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो।